अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक एंडोक्राइनोलॉजी है। एंडोक्राइनोलॉजी जो डक्टस ग्लैंड्स एक ऑर्गन से रिलीज़ होते हैं और दूसरे ऑर्गन या सिस्टम पर एक्ट करते हैं, तो ये इस सारे प्रोसेस को एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। इसमें पूरा प्रोसेस, किस तरह ये ग्लैंड्स रिलीज़ हो रहे हैं, किस तरह इनकी सिक्रीशंस हो रही हैं और ये हार्मोन्स जाके इन ग्लैंड से रिलीज़ होके किन पे जाके एक्ट कर रहे हैं, और अगर ये बहुत ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में एक्ट कर रहे हैं या रिलीज़ हो रहे हैं या बहुत कम क्वांटिटी में रिलीज़ हो रहे हैं, तो उनकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। Study of hormones secreted by ductless gland is known as endocrinology। अब ये जो डक्टलेस ग्लैंड से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनकी स्टडी को एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। हार्मोन्स, it is a chemical substance that is secreted into body fluid by one cell or a group of cells that exerts a physiological control effect on other cells of body। अब ये एक हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंस है जो कि रिलीज होता है किसी एक सेल से और फिर बॉडी फ्लूइड में शामिल हो जाता है, या ग्रुप ऑफ सेल से रिलीज होता है और किसी दूसरे सेल्स के ऊपर जाके फिजियोलॉजिकल उस पर कंट्रोल करता है। अब जिस तरह ग्लूकोज का लेवल है, जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल होता है, तो इंसुलिन पैंक्रियास से रिलीज हो रहा है और वो जाके ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है कम करता है और सेल्स में ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन कराता है। तो इस तरह ये रिलीज किसी दूसरे ऑर्गन से हो रहा होता है और जाके किसी और सेल्स पर एक्ट करते हैं। अब इनके जो बॉडी के अंदर फंक्शंस हैं, ये केमिकल रिएक्शंस उसको कंट्रोल करते हैं या केमिकल रिएक्शंस कराते हैं। इसके अलावा ये जो सब्सटेंस है सेल मेम्ब्रेन्स के, वो इनसाइड एंड आउटसाइड जो है वो सेल्स के यानी सब्सटेंस को मूव कराते हैं। इसके अलावा डिफरेंट चीज़ों की ये सिक्रीशंस कराते हैं बॉडी के अंदर, ग्रोथ में हेल्प करते हैं और भी इनके बहुत सारे बॉडी के अंदर फंक्शंस हैं। ग्रोथ हार्मोन ये एंटीरियर पिट्यूटरी वहाँ से रिलीज़ होता है। इसकी जो नेचर है वो प्रोटीन है और इसका जो एक्शंस हैं ग्रोथ का वो डिफरेंट प्रोटीन पे है, कार्बोहाइड्रेट पे है। डिफरेंट जो बॉडी के सिस्टम्स हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, उनमें ग्रोथ हार्मोन्स का रोल है। अब ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की अगर बात की जाए तो ये अमाइनो एसिड एंट्री जो सेल्स के अंदर उसको ये इंक्रीज़ कराता है और राइबोसोम्स उसको ये स्टिमुलेट करता है ताकि वो प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा करे, प्रोटीन की जो फॉर्मेशन है उसको वो इंक्रीज़ कराता है। इसके अलावा ये जो डीएनए, इसकी जो ट्रांसक्रिप्शन है, डीएनए से जो एमआरएनए बनता है, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, उसको इंक्रीज़ कराता है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो इंक्रीज़ होती है। प्रोटीन कैटाबॉलिज्म को ये कम करता है, मीन के प्रोटीन की ब्रेकडाउन को कम करता है। अब ये इस वजह से कम होती है क्योंकि ग्रोथ हार्मोन ये फ्री फैटी एसिड्स को मोबिलाइज करता है और उसको एनर्जी सप्लाई के तौर पे एक्ट कराता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस जो प्रोटीन से जो न्यू ग्लूकोज बनती है प्रोटीन एक सब्सटेंस से, तो उसको ये कम कराता है। इसके अलावा पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस को मेंटेन कराता है। ग्रोथ हार्मोन का फैट मेटाबॉलिज्म उसके ऊपर भी रोल है। अब ये जो एडिपोज टिश्यू होते हैं जिसमें जाके जो फैटी एसिड्स हैं वो अकोमुलेट हो जाते हैं, उनको एडिपोज टिश्यू कहते हैं। मीन के जो फैट्स टिश्यू बॉडी के अंदर होते हैं, वहाँ से ये फैटी एसिड्स, फ्री फैटी एसिड को मोबिलाइज कराता है और फ्री फैटी एसिड की बॉडी फ्लूइड्स के अंदर जो कंसंट्रेशन है उसको ये इंक्रीज कराता है। अब ये जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं उनकी कन्वर्जन कराता है एनर्जी की फॉर्म में, तो ये एसिटाइल एस को ए उसकी फॉर्म में होगा, उसके बाद ये एनर्जी की फॉर्म में यूटिलाइज होता है। ये कीटोसिस इसकी वजह से होती है। कीटोसिस
क्योंकि ये एसिटो एसिटिक एसिड जो फॉर्मेशन है लीवर से उसको इंक्रीज कराता है, इसकी वजह से कीटोसिस हो जाती है। कीटोसिस कहते हैं जो कीटोन बॉडीज ब्लड के अंदर यूरिन के अंदर इंक्रीज हो जाए, एक्युमुलेट हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को कीटोसिस कहते हैं। अब ये फैटी लीवर इसकी वजह से होता है क्योंकि ये फ्री फैटी एसिड जो है वो एडिपोज टिश्यू से रिलीज कराते हैं और उनके एक्युमुलेशन लीवर के अंदर होती है, इसकी वजह से ये फैटी लीवर होता है। Action of growth hormone on carbohydrate metabolism. It decreases utilization of glucose by glycolysis due to negative feedback inhibition by excess acetyl-ASCO-A. It increases glycogen deposition because glucose cannot be used for energy. It decreases glucose entry into cells due to saturation of glycogen. It increases blood glucose level due to decreased uptake by cells. ग्रोथ हार्मोन ये ग्लूकोज की जो यूटिलाइजेशन है उसको कम करता है। ये जो है ग्लाइकोलाइसिस इसकी ग्लूकोज की जो है वो लाइसिस करता है बाय नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन। उसमें एसिटाइल एस्को ए इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन होती है, जिसकी वजह से ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लूकोज की लाइसिस होती है। अब ये जो ग्लूकोज है ये ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर ये स्टोर होता है, क्योंकि ये जो ग्लूकोज है इसकी जो सेल्स में अपटेक है उसको कम कर दिया जाता है, ग्रोथ हार्मोन उसको कम करता है। ग्लूकोज इसकी जो एंट्री है सेल्स के अंदर उसको ग्रोथ हार्मोन कम कर देगा, जिसकी वजह से जो ग्लाइकोजन डेपोजिशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ऑन कार्टिलेज एंड बोन. Growth hormone acts on liver cause release of somatomedins which stimulate growth of bone and cartilage. अब ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये लीवर पे एक्ट करता है और वहाँ से सोमेटोमेडिन्स उसको रिलीज कराता है। सोमेटोमेडिन्स बोन और कार्टिलेज इनकी ग्रोथ को इन्हेंस करता है। एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स ऑन सॉफ्ट टिश्यूज. It causes deposition of connective tissue. It causes thickening of skin. It increases growth of viscera like kidney, liver, etc. It increases growth of thymus. It increases milk secretion due to prolactin-like action. अब ये सॉफ्ट टिश्यू इस पर भी ग्रोथ हार्मोन इसका एक्ट होता है। सॉफ्ट टिश्यू उनके अंदर जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनकी डेपोजिशन कराता है, स्किन को थिकन करता है। इसके अलावा जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं जैसे किडनी, लिवर्स वगैरह हैं उनकी ग्रोथ को इन्हेंस करता है, थाइमस की ग्रोथ को इन्हेंस करता है और जो मिल्क सिक्रीशन है उसको भी इन्हेंस करता है। एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ऑन ग्रोथ. Growth hormone promotes growth of all tissues by increasing mitosis and size of cells. अब ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये माइटोसिस को इंक्रीज करता है और सेल्स के साइज को इंक्रीज करके ग्रोथ को प्रमोट करता है। Diabetogenic effect of growth hormone. Growth hormone cause hyperglycemia. Beta cells of pancreas stimulated by hyperglycemia and direct effect of growth hormone. Beta cells release excess insulin. In result, beta cells are burned out by overstimulation, cause diabetes mellitus. अब ये जो सेल के अंदर जो ग्लूकोज की एंट्री है उसको ग्रोथ हार्मोन कम करता है, डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट के अंदर जो बीटा सेल होंगे वो इंसुलिन ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में बनाएंगे, नॉर्मल से ज़्यादा ओवर स्टिमुलेट हो जाएंगे। जब उन पे बर्डन इंक्रीज़ होगा बीटा सेल्स के ऊपर तो जिसकी वजह से ये बर्न आउट हो जाएंगे और फिर डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाएगी। पिट्यूटरी डायबिटीज़. Specific increase in growth hormone or generalized increase in all anterior pituitary hormones cause elevated blood glucose level. This is called pituitary diabetes. ग्रोथ हार्मोन अगर ये नॉर्मल से ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है या फिर जो इंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स हैं वो
ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो ये वाले हार्मोन ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ कर देंगे, तो ऐसी कंडीशन को पिट्यूटरी डायबिटीज़ कहेंगे। Panhypopituitarism, decreased secretion of all anterior pituitary hormones, is called panhypopituitarism. अब अगर जो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स है इनकी जो सिक्रीशन है वो कम हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को पैनहाइपोपिट्यूटरिज्म कहते हैं। डिवार्फिज्म, पैनहाइपोपिट्यूटरिज्म इन चिल्ड्रन इज कॉल्ड डिवार्फिज्म। अगर ये पैनहाइपोपिट्यूटरिज्म, ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं इनकी सिक्रीशन अगर चिल्ड्रन में कम हो जाए तो उससे डिवार्फिज्म होगा, ऐसी कंडीशन को डिवार्फिज्म कहेंगे। अब इसकी जो कॉम्प्लिकेशन होगी, इसमें जो रेट ऑफ ग्रोथ होगा वो कम हो जाएगा। इसके अलावा FS और LH की जो डिफिशेंसी है वो भी इसकी वजह से होगी, तो उस वजह से जो सेक्सुअली रिटार्टेड हो सकता है ये पर्सन। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन इसकी जो डिफिशेंसी होती है और FS और LH इनमें स्क्रीट हो रहे होते हैं, तो अगर सिर्फ ग्रोथ हार्मोन इसकी डिफिशेंसी हो और FS और LH इसकी डिफिशेंसी ना हो, तो तकरीबन जो डिवार्फिज्म के जो पेशेंट होते हैं 1/3 पेशेंट वो सेक्सुअली रिटार्टेड नहीं होते। साइमंड्स डिजीज़, अगर एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स कम स्क्रीट हों एडल्ट्स के अंदर, तो ऐसी कंडीशन को साइमंड्स डिजीज़ कहते हैं। अब इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइड ग्लैंड इनकी सिक्रीशन कम हो जाती है, सेक्सुअली रिटार्टेड हो सकता है ये पर्सन क्योंकि FS और LH की डिफिशेंसी हो सकती है। इसके अलावा लिथार्जी, वेट गेन इसको हो सकता है। ये जो लेथर्जी कंडीशन होती है इसका ये मीनिंग होता है थकावट हो जाना, उसके साथ साथ स्लीपीनेस कंडीशन हो जाना, इसे लेथर्जी कहते हैं। Hyperpituitarism, increased activity of pituitary gland is called hyperpituitarism. अगर पिट्यूटरी ग्लैंड इसकी एक्टिविटी इंक्रीज कर जाए, नॉर्मल से इंक्रीज हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को हाइपरपिट्यूटरिज्म कहते हैं। अब इसकी टाइप्स हैं जिनमें एक टाइप्स जाइगेंटिज्म है। अगर ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन एडोलिसेंस, इसके एडोलिसेंस से पहले अगर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाए, तो जो ऐसा पर्सन होगा उसकी जो हाइट होगी वो तकरीबन 8 to 9 फीट तक हो सकती है। ऐसी कंडीशन को जाइगेंटिज्म कहते हैं। अब इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी, उसकी जो हाइट है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है, उसको डायबिटीज़ मेलाइटिस उसके चांस हो सकते हैं। एक्रोमीगैली भी इसकी टाइप्स है हाइपरपिट्यूटरिज्म की। अगर ग्रोथ हार्मोन्स इसकी सिक्रीशन एडोलिसेंस के बाद इंक्रीज हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को एक्रोमीगैली कहते हैं। अब इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनमें सॉफ्ट टिश्यू इनलार्ज एंड बोन इंक्रीज इन थिकनेस, सॉफ्ट टिश्यू जो है वो इनलार्ज हो जाते हैं, बोन्स की जो थिकनेस है वो इंक्रीज कर जाती है। फॉरहेड स्लांट्स फॉरवर्ड, अब ये जो फॉरहेड होता है ये थोड़ा आगे की तरफ बेंड हो जाता है। नोज और लिप्स इनका साइज इंक्रीज हो जाता है। जा प्रोट्रूड्स फॉरवर्ड, अब जो जा जो है ये आगे की तरफ निकल आता है। फिंगर, हैंड्स और फुट्स इनका साइज इंक्रीज कर जाता है। कैफोसिस आर हंच्ड बैक, इस कंडीशन कहते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो स्पाइनल वर्टिब्रे हैं, तो वो जो उसका ऊपर वाला पोर्शन है वो थोड़ा आगे की तरफ कर्व ले लेता है। टंग, लीवर, किडनीज ये भी इनलार्ज हो जाते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, अब इसकी जो स्क्रीशन होती है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वहाँ से इसकी स्क्रीशन होती है। इसकी नेचर पॉलीपेप्टाइड है। इसका जो एक्शन है ADH का, जैसे किडनी पर अगर एक्शन है तो ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, वाटर को कंजर्व करता है। और जो इसका एक्शन वास्कुलर स्मूथ मसल्स पे होता है, तो उसमें जो ADH है आर्टरियोल उनकी कंस्ट्रिक्शन कराता है और आर्टीरियल प्रेशर को इंक्रीज करता है। इसके अलावा मेमोरी रिटेंशन उसके अंदर हेल्प करता है,
और स्मूथ मसल्स की जो कंट्रैक्शन है जैसे जीआईटी, बाइल डक्ट्स, यूट्रस वगैरह, तो ये उसका बास भी बनता है। डायबिटीज़ इन स्पाइडर्स, अगर यूरिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आना शुरू हो जाए और एडीएच एब्सेंस हो, एडीएच मौजूद ना हो और यूरिन की क्वांटिटी ज़्यादा आना शुरू हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को डायबिटीज़ इन स्पाइडर्स कहते हैं। एडीएच इनसफिशिएंट हो जाता है, कम हो जाता है या होता ही नहीं है, तो इस वजह से यूरिन की जो क्वांटिटी है उनकी रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन किडनीज में कम होगी, जिसकी वजह से यूरिन ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन को डायबिटीज़ इन स्पाइडर्स कहते हैं। अब इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें पोलीयूरिया है, 4 to 6 लीटर यूरिन एक दिन में आ जाता है, और जब यूरिन ज़्यादा आएगा तो फिर प्यास भी ज़्यादा लगेगी और वाटर का इनटेक भी बढ़ जाएगा। अब ये सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सेक्रीशन, डिक्रीज सोडियम कंसंट्रेशन बाय एक्सेस सेक्रीशन ऑफ एडीएच, अगर एडीएच की सेक्रीशन बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसकी वजह से सोडियम कंसंट्रेशन कम हो जाता है। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी यहाँ से रिलीज होता है, इसकी नेचर पॉलीपेप्टाइड है। अब इसके आगे एक्शंस डिस्कस करते हैं। एक्शंस में जैसे यूट्रस पे जो एक्शन होता है, यूट्रस की ये कंट्रैक्शन कराता है, जब बेबी डिलीवर होता है तो उस वक्त भी यूट्रस जो है उसको कंट्रैक्ट कराएगा, उसको डायलेट कराएगा ताकि इजी बेबी डिलीवर हो जाए। इसके अलावा जो मिल्क इजेक्शन होती है, जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, लैक्टेटिंग ब्रेस्ट है, वहाँ से जो मिल्क सिक्रीशन है वो कराता है। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीटोसिन ऑन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इसके अंदर जो इसका ऑक्सीटोसिन का रोल है, जब कोइटस की कंडीशन होती है तो कोइटस में यूट्राइन के अंदर कंट्रैक्शन कराएगा और एक सकिंग इफेक्ट यूट्राइन में प्रोड्यूस करेगा, जो कि सेमिनल फ्लूइड उसको सक करेंगे और उसको फैलोपियन ट्यूब्स की तरफ लेके आएंगे, जो कि फैलोपियन ट्यूब्स की वजह से सीमन का आना, उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन है उसको फेवर मिलती है। एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन ऑन ब्लड वेसल्स, अगर ये इन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ हो या फिर लार्ज डोज के अंदर इंजेक्ट किया जाए तो फिर ये वेजोडाइलेशन कराता है, ब्लड वेसल उनका डायमीटर इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है। एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड, ये प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन कराता है और एडीएच की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन ऑन किडनीज, ये इट काजेज वाटर इंटॉक्सिकेशन ड्यू टू एडीएच लाइक एक्शन। वाटर इंटॉक्सिकेशन का ये मीनिंग है कि जैसे एडीएच वाटर रीअब्जॉर्ब कराता है, बॉडी के अंदर जो वाटर है उसको इंक्रीज करता है, तो ऑक्सीटोसिन भी इसी तरह वाटर जो है उसको बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर इंक्रीज कराएगा। इसको कहते हैं हाइपर हाइड्रेशन। थायराइड मेटाबॉलिक हार्मोन्स, थायराइड मेटाबॉलिक हार्मोन्स, ये जो थायराइड ग्लैंड्स है ये फॉलिकल्स और पैराफोलिकुलर सेल्स इनके ऊपर मुश्तमिल होता है। जो फॉलिकल सेल्स होते हैं वहाँ से थायरॉक्सिन जिसे T4 और ट्राई आइडोथायरॉक्सिन T3 से कहते हैं, ये रिलीज़ होते हैं, और पैराफोलिकुलर सेल्स यहाँ से कैल्सिटोनिन रिलीज़ होते हैं। एक्शंस ऑफ T3 एंड T4 ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, अभी जो T3 T4 होते हैं ये राइबोसोम्स हैं, इसको स्टिमुलेट करते हैं ताकि ये प्रोटीन की सिंथेसिस को इंक्रीज़ कर जाए। इसी तरह जो ये एक्ट करते हैं डीएनए पे और ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है उनको इंक्रीज़ करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए ज़्यादा बनेगा तो प्रोटीन सिंथेसिस भी इंक्रीज़ हो जाएगी। एक्शंस ऑफ T3 एंड T4 ऑन सेलुलर एंजाइम्स, अब ये जो इंट्रासेलुलर एंजाइम्स होते हैं वो उनको ये इंक्रीज़ करता है उनकी सिक्रीशन को, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज़ हो जाती है, जिनके अंदर अल्फ़ा ग्लाइसरोफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज ऑक्सीडेटिव एंजाइम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह शामिल है। एक्शंस ऑफ T3 एंड T4 ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, अब ये जो ग्लूकोज की एब्सॉर्प्शन है जीआईटी में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक उसके अंदर, इसकी
ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को T3 एंड T4 इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा इंसुलिन की सिक्रीशन को ये इंक्रीज करते हैं, और ये जो ग्लूकोज है सेल्स के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होती है ग्लूकोज की उसको इन्हेंस करते हैं, उसके अपटेक को इंक्रीज करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस को इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा ग्लूकोनियोजेनेसिस उसको भी इंक्रीज करते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस लाइक प्रोटीन, लाइक फैटी एसिड्स एक्सेट्रा। एक्शंस ऑफ T3 एंड T4 ऑन फैट मेटाबॉलिज्म। अब ये जो एडिपोज टिश्यू होते हैं, जो फैट्स के टिश्यू बॉडी के अंदर होते हैं, वहाँ से फ्री फैटी एसिड को मोबिलाइज कराता है, और इसके अलावा फ्री फैटी एसिड इसी कंसंट्रेशन को ब्लड प्लाज्मा के अंदर ये इंक्रीज कराते हैं। ट्राइग्लिसराइड, फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल को ब्लड के अंदर ये डिक्रीज कराते हैं बाय द इंक्रीज ऑफ दिस इन बाइल। बाइल के अंदर जो है इन सब्सटेंस को, इनकी सिक्रीशन को इंक्रीज करा के ये जो प्लाज्मा है, ब्लड है, उसके अंदर ये ट्राइग्लिसराइड, फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल इसको डिक्रीज करते हैं। एक्शंस ऑफ T3 एंड T4 ऑन माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनके नंबर और साइज उसको ये इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी है उसको भी इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से जो ATP की फॉर्मेशन है वो ज़्यादा हो जाती है। अगर T3 T4 ये बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी के अंदर इंक्रीज हो जाए तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इसके कपलिंग कराएंगे, जिसकी वजह से हीट तो प्रोडक्शन होगी लेकिन बहुत कम क्वांटिटी के अंदर होगी, और बहुत कम क्वांटिटी में ATP प्रोड्यूस होगा। T3 एंड T4 एक्शंस ऑन ग्रोथ, ये प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करके ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। इन एक्शंस ऑफ T3 एंड T4 ऑन vitamins metabolism, they increase need of vitamins due to increased synthesis of enzymes है, इनकी जो synthesis है उसको increase करते हैं, जिसकी वजह से vitamins की need increase हो जाती है। on metabolism के ऊपर इनका जो रोल है वो ये मेटाबॉलिज्म को increase करते हैं। जो ब्रेन, रेटिना, लंग्स, स्प्लीन, टेस्टिस इनके ऊपर इसका इफ़ेक्ट नहीं होता है कि उनके अंदर मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज हो जाए। इसके अलावा बाकी सेल्स जो हैं ज़्यादातर उन पर T3 T4 इनका इफ़ेक्ट होता है, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म को ये इन्हेंस करते हैं। ऑन BMR, अब ये जो BMR है उसको 60 to 100% नॉर्मल से ज़्यादा ये T3 T4 इंक्रीज करते हैं। BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट को कहते हैं। T3 T4 एक्शन ऑन बॉडी वेट, अब ये जो बॉडी वेट का होता है उसको ये डिक्रीज़ करते हैं, ये एपिटाइट इसको इंक्रीज़ कराते हैं। इसके अलावा जो डाइजेस्टिव जूसेस है उसकी सिक्रीशन को इंक्रीज़ कराते हैं। जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है GIT के अंदर, जो मोटिलिटी हो रही है उसको इंक्रीज़ कराते हैं, जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है। अगर थायराइड हार्मोन्स इनकी डिफिशिएंसी हो जाए तो उससे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इफेक्ट ऑफ T3 एंड T4 ऑन CVS कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, अब ये मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कराते हैं बाय वेजोडाइलेटर्स की वजह से। अब ये जो डायलेटर होते हैं ब्लड फ्लो उसके ज़रिए ये इंक्रीज होते हैं। मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से वेजोडाइलेटर इंक्रीज हो जाते हैं। अब ये जो वेजोडाइलेटर होते हैं ये ब्लड फ्लो को इंक्रीज कराते हैं। ब्लड फ्लो को इंक्रीज कराते हैं तो उसके साथ साथ वेनस रिटर्न भी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा। अब ये डायरेक्ट हार्ट पर इफ़ेक्ट करते हैं और हार्ट रेट को इंक्रीज कराते हैं। इसके अलावा कार्डिक आउटपुट को भी इंक्रीज कराते हैं। अगर T3 T4 स्लाइट इंक्रीज हो जाए तो इसकी वजह से हार्ट बीट की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा T3 T4 इंक्रीज हो जाए तो इसकी वजह से हार्ट बीट की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अब ब्लड वॉल्यूम है उसको वेजोडाइलेशन करके ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज कराते हैं। जैसे ब्लड वॉल्यूम उसके वेजोडाइलेशन होगी, ब्लड वेसल्स का डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा। उनके डायमीटर इंक्रीज होने की वजह से जो प्लाज्मा है वो या फ्लूइड वो वापस ब्लड के अंदर ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा।
अब ये जो हार्ट बीट है या कार्डिक आउटपुट उसको इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी वजह से जो पल्स प्रेशर है वो भी इंक्रीज़ होगा। और लेकिन इसका ज़्यादा जो इसके एवरेज आर्टीरियल प्रेशर है उस पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। T3 T4 इफ़ेक्ट ऑन रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन की डेप्थ है उसको इंक्रीज़ कराते हैं बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन की जो यूटिलाइजेशन है उसको इन्हेंस करते हैं और फॉर्मेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी ये इन्हेंस करते हैं, उसको इंक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन की जो डेप्थ है वो इंक्रीज़ हो जाती है। T3 T4 इफ़ेक्ट ऑन मसल्स। अगर T3 T4 स्लाइट इंक्रीज़ हो तो उसकी वजह से जो मसल स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और अगर ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इंक्रीज़ हो जाए तो इसकी वजह से मसल स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इफ़ेक्ट ऑफ T3 T4 ऑन CNS। अब ये जो इंक्रीज़ करता है रैपिडिटी ऑफ सेरिब्रेशन को CNS के अंदर, जो T3 T4 है। सेरिब्रेशन ये कहते हैं थिंकिंग की जो रैपिडिटी है वो T3 T4 ये इनको इंक्रीज़ करते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ Cerebration. T4 ऑन स्लीप। स्लीप के ऊपर इसका जो इफ़ेक्ट है वो हाइपोथायराइडिज्म ये सोमनेंस काज करता है, और हाइपरथायराइडिज्म ये डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग काज करता है। हाइपोथायराइडिज्म इसके अंदर T3 T4 इसकी सिक्रीशंस कम होती हैं, इसे जब ये जो कॉम्प्लिकेशन काज कर रहा है तो सोमनोलेंस काज कर रहा है। सोमनोलेंस कहते हैं स्लीपीनेस कंडीशन को, कि उसमें स्लीप बहुत ज़्यादा आती है, और जब ये एक्सेस क्वांटिटी में इंक्रीज़ करें जो जिसे हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, इसकी वजह से स्लीपिंग के अंदर डिफ़िकल्टी होती है। इफ़ेक्ट ऑफ T3 एंड T4 ऑन अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब ये जो दूसरे टिश्यूज़ पे एक्ट करता है और उनके हार्मोन्स की नीड को इंक्रीज़ कर देता है। इसके अलावा जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके सिक्रीशन को भी ये इंक्रीज़ करता है। इफ़ेक्ट ऑफ T3 एंड T4 ऑन सेक्सुअल फंक्शन। अब ये जो हाइपोथायराइडिज्म है इसका जो इफ़ेक्ट हो रहा है वो फीमेल्स पे, उसकी वजह से उनकी जो लिबिडो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। लिबिडो कहते हैं सेक्सुअल डिज़ायर को। इसके अलावा मेनोरेजिया एंड पोलीमेनोरेजिया होता है कि उसको एबनॉर्मली हैवी जो ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं उनको। हाइपोथायराइडिज्म इसका जो इफ़ेक्ट्स मेल पे होता है उसकी वजह से जो सेक्सुअल डिज़ायर है, लॉस ऑफ लिबिडो हो जाती है, सेक्सुअल डिज़ायर लॉस हो जाती है। इसके अलावा जो हाइपरथायराइडिज्म का उसका जो इफ़ेक्ट होता है फीमेल के, उसकी वजह से उनको ओलिगोमेनोरिया और अमीनोरिया हो जाता है। या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कम होंगे या तो फिर होंगे ही नहीं। इसके अलावा जो मेल्स हैं उन पर जो हाइपरथायराइडिज्म का जो इफ़ेक्ट होता है उसकी वजह से उनकी जो ये सेक्सुअल फंक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। इसको इम्पोटेंस कहते हैं। हाइपरथायराइडिज्म, टॉक्सिक गोइटर, थायरोटॉक्सिकोसिस, ग्रेव्स डिजीज, ये सारे हाइपरथायराइडिज्म के नेम है। हाइपरथायराइडिज्म ये एक कंडीशन है जिसके अंदर जो थायराइड ग्लैंड है वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं और एक्सेस अमाउंट के अंदर हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि ब्लड के अंदर सर्कुलेट करते हैं, उनकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अब ये जो इसकी काजेज़ हैं उसमें ऑटो इम्यूनिटी है, नंबर 2 ट्यूमर है, एंटीबॉडी जिसे लॉट्स कहा जाता है, लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेटर, ये LATS, इसकी वजह से इसे लैट्स कहा जाता है। अब ये क्या करती है कि ये जो थायराइड रिसेप्टर्स हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर थायराइड ग्लैंड के अंदर, तो वहाँ ये जाके एक्ट करती है और थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है। अब ये जो जिसकी वजह से जो T3 T4 है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर इंक्रीज़ होते हैं, उसकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। इसके अलावा जो ट्यूमर होते हैं थायराइड ग्लैंड का उसे एडिनोमा कहते हैं। ये ट्यूमर अगर थायराइड ग्लैंड के अंदर हो जाएगा तो उसकी वजह से T3 एंड T4 उसकी सिक्रीशन इंक्रीज़ कर जाएगी। हाइपरथायराइडिज्म उसकी जो कॉम्प्लिकेशन होती है उसमें जो हेयर ग्रोथ है वो
इंक्रीज़ हो जाती है। मीन के फेस के ऊपर भी हेयर ग्रोथ होने जाती है, जहाँ हेयर कम होते हैं वहाँ पर भी, या नहीं होते बॉडी के पार्ट में, वहाँ भी हेयर की ग्रोथ शुरू हो जाती है। इसे कहते हैं हिर्सुटिज्म। इसके अलावा जो हीट टॉलरेंस है वो भी कम हो जाती है, और जो स्वेटिंग है हैंड्स फुट्स वो इंक्रीज़ हो जाती है, बॉडी वेट डिक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा जीआईटी मोटिलिटी इंक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है। रेस्पिरेशन की डेप्थ और रेट इंक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ होगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा, इसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाएगी। इसके अलावा साइकिक डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं, और विजन डैमेज भी होता है। हाइपोथायराइडिज्म, अगर ऑटो एंटीबॉडीज थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसकी वजह से T3 T4 इसकी सिक्रीशन कम हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। अब इसकी जो टाइप्स हैं उसमें क्रिटिनिज्म है, नंबर 2 पे मैक्सिडीमा है। अगर हाइपोथायराइडिज्म चिल्ड्रन में होगा इसे कहते हैं क्रिटिनिज्म। अब ये कॉन्जेनिटल लैक ऑफ थायराइड ग्लैंड से हो सकता है, आयोडीन की लैक से हो सकता है। अगर थायराइड ग्लैंड यानी जैसे ही पैदाइश होती है चिल्ड्रन की, एक चाइल्ड की, तो उस वक्त जो थायराइड ग्लैंड होगा उसकी अगर कमी होगी तो इसे कंजेनिटल कहेंगे, तो उसकी वजह से हो सकता है हाइपोथायराइडिज्म। या फिर आयोडीन की डिफिशिएंसी, बॉडी के अंदर जो आयोडीन है वो कम हो जाए, इनटेक आयोडीन का कम हो जाए, तो उससे भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। अब इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी वो यूरिन के अंदर जो क्रिएटिन की एक्सक्रीशन है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्रिएटिन बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेशन काज करेंगे। इसके अलावा क़ुव्वत मुदाफ़त इम्यूनिटी की इसमें कम हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होगा, और ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर कम हो जाएगा। जीआईटी मोटिलिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होगी। मेंटल ग्रोथ रिटार्टेड होगी, प्रॉपर जो ब्रेन है वो ग्रो नहीं करेगा। इसके अलावा जो सेक्स ग्लैंड्स होंगे या सेक्स ऑर्गन या सेक्स करैक्टर्स हैं वो भी फुली डेवलप नहीं होंगे। फेस जो है वो जैसे इडियोटिक लुक फेस की हो जाएगी। जो लिप्स होंगे वो थिक से हो जाएंगे, टंग जो है वो आगे निकली सी होगी। इसके अलावा सलाइवा गिर रहा होगा, नोज़ है उसका साइज़ ब्रॉड हो जाएगा, उसके जो ब्रिज है वो डिप्रेस से हो जाएंगे। इसके अलावा जो स्केलेटल ग्रोथ है वो भी प्रॉपर नहीं होगी, जो बोन है टीथ है डीफॉर्म शेप के अंदर हो जाएंगी। मैक्सिडीमा, अगर ये ऐसी कंडीशन को कहते हैं अगर हाइपोथायराइडिज्म एडल्ट्स के अंदर होगा तो ऐसी कंडीशन को मैक्सिडीमा कहते हैं। इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी उनमें ये आर्टेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा, जिसकी वजह से ये कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज के अंदर एकोमुलेट होगा। ऐसी कंडीशन को आर्टेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इसके अलावा जो फ्रॉग लाइक हस्की वॉइस, फ्रॉग की तरह की वॉइस हो जाएगी। सोमनोलेंस हो जाएगी, मीन के स्लीपीनेस कंडीशन होगी, नींद बहुत ज़्यादा आएगी। यूरिन के अंदर जो क्रिएटिन एक्सक्रीशन है वो कम हो जाएगी। हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ होगा, और अल्टीमेट हाइपोटेंशन हो जाएगी। कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ होगा ब्लड के अंदर, और ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर कम हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन होगी, मेमोरी लॉस होगी। इसके अलावा मेल्स हैं उनके अंदर इम्पोटेंसी होगी। एमेनोरिया, फीमेल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं वो नहीं होंगे। इम्पोटेंसी कहते हैं लॉस ऑफ लिबिडो, या फिर सेक्सुअल एक्ट जो पर्सन ना कर पाए उसको इम्पोटेंस कहते हैं। फेस स्वेल हो जाएगा। इसके अलावा जो हेयर ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। goiter, enlargement of thyroid gland causing a swelling in front of neck। अब ये जो थायराइड ग्लैंड होता है इसके अंदर स्वेलिंग हो जाए जो कि नेक के सामने फील होती है, नेक स्वेल सी फ्रंट से फील होती है, इसे गोइटर कहते हैं। अब इसकी जो टाइप्स है उनमें एंडीमिक कोलाइड गोइटर है, या आयोडीन की डिफिशिएंसी की वजह से होता है। अब ये T3 T4 जब इसकी फॉर्मेशन होती है तो इसको आयोडीन की ज़रूरत होती है। अब आयोडीन कम होगी तो T3 T4 इसकी फॉर्मेशन कम हो जाएगी।
अब ये जो TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये T3 T4 को इन्हेंस करता है, जिसकी वजह से इसकी जो फॉर्मेशन है उसको करता है। अब ये जब नो फीडबैक इनहिबिशन होगी TS सिक्रीशन के लिए, तो आयोडीन क्योंकि है नहीं, तो उसकी वजह से ये नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन होती है। TSH की सिक्रीशन जब T3 T4 एनफ क्वांटिटी के अंदर बन जाता है, तो उसके बाद TSH सिक्रीशन रुक जाती है। अब ये TSH की सिक्रीशन इंक्रीज होती जाएगी, जो कि स्टिमुलेट करेगी कि T3 T4 और बने, अब जिसकी वजह से थायरोग्लोबुलिन फॉर्मेशन होगी और थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाएगा। नंबर 2 पे आइडियोपैथिक नॉन टॉक्सिक कोलाइड गोइटर है। अब ये अगर माइल्ड थायरोडाइटिस हो जाए, अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए थायराइड ग्लैंड के अंदर, तो उसकी वजह से ये आइडियोपैथिक नॉन टॉक्सिक कोलाइड गोइटर हो जाता है। अगर माइल्ड थायरोडाइटिस होगी तो माइल्ड हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, जिसकी वजह से TSH सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगी, और जो प्रोग्रेसिव ग्रोथ है होगी इसकी नॉन इन्फ्लेम्ड पोर्शंस की, उसकी वजह से गोइटर हो जाएगा। नंबर 3 टॉक्सिक गोइटर। अब ये हाइपरथायराइडिज्म कंडीशन जो होती है उसके अंदर ये टॉक्सिक गोइटर हो जाता है। ये जो एंटीबॉडी इसके साथ अटैच हो जाती है और ये T3 T4 इसकी सिक्रीशन को एक्सेस कर देती है। एल्डोस्टेरॉन, इसकी जो सिक्रीशन होती है वो जोना ग्रेनुलोसा, एड्रीनल ग्लैंड्स के अंदर जो जोना ग्रेनुलोसा होते हैं वहाँ से एल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशन होती है। अब इसका जो एक्शन है, ये वाटर और सोडियम आयंस इनके एब्जॉर्प्शन किडनी के अंदर इंक्रीज करता है, कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करता है और ब्लड प्रेशर जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है। सोडियम क्लोराइड, ये जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वहाँ से इसकी रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। इसके अलावा सलेवरी ग्लैंड्स है, वहाँ से इसकी रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। पोटाशियम की सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। इसके अलावा जो सोडियम क्लोराइड आयंस हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, वहाँ से उसकी एब्जॉर्प्शन को इन्हेंस करता है। कॉर्टिसोल एड्रीनल कॉर्टिक्स, वहाँ से ये रिलीज होता है और इसका जो एक्शन है ये पॉलीसाइथीमिया करता है, यूसिनोपीनिया एंड लिम्फोसाइटोपीनिया। पॉलीसाइथीमिया, इसके अंदर जो HB लेवल है या RBC का लेवल है ये नॉर्मल से इंक्रीज कर जाता है। यूसिनोपीनिया कहते हैं ईओसिनोफिल अगर कम हो जाए। लिम्फोसाइटोपीनिया कहते हैं लिम्फोसाइट अगर नॉर्मल से कम हो जाए। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस एलर्जी के अंदर उसको ये ब्लॉक करता है। इसके अलावा स्ट्रेस कंडीशंस जैसे कोई ट्रॉमा, इन्फेक्शन, ऑपरेशंस हैं, उसके अंदर ये इसकी जो सिक्रीशन होती है कॉर्टिसोल की, ये अमाइनो एसिड्स उसके अंदर रिलीज़ कराता है। और इसके अलावा जो फैटी एसिड्स होते हैं ब्लड के अंदर उसको इंक्रीज़ करता है। अब ये जो सब्सटेंस होते हैं एक तो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, दूसरा जो अमाइनो एसिड्स हैं इनकी वजह से जैसे ट्रॉमा वगैरह कोई डैमेज टिश्यू है उसको जो प्रोटीन्स वगैरह चाहिए, तो अमाइनो एसिड इंक्रीज होने की वजह से प्रोटीन फार्मेशन इंक्रीज हो जाती है और हीलिंग प्रोसेस इंक्रीज होता है। कॉर्टिसोल फैटी एसिड ये इसकी जो मोबिलाइजेशन है एडिपोज टिश्यू से उसको इंक्रीज कराता है, जिसकी वजह से एनर्जी इंक्रीज होती है। ये कीटोसिस कराता है, कीटोन बॉडीज इनकी जो फॉर्मेशन है ब्लड के अंदर उसको इंक्रीज कराता है बाय द कन्वर्जन ऑफ फ्री फैटी एसिड इनटू एसिटाइल एस्को-A। ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन को इंक्रीज कराता है। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज कराता है लीवर के अंदर। ब्लड में एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू वहाँ से ये अमाइनो एसिड्स लीवर की तरफ लेके आएगा और प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज कराएगा। इसके अलावा ये ग्लूकोज लेवल उसको इंक्रीज कराता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है और यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इसको कम करता है। एड्रीनल डायबिटीज, cortisol increase glucose level in blood by gluconeogenesis and decrease glucose utilization. This is called adrenal diabetes. अब ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस करा रहा है कॉर्टिसोल, उसकी वजह से जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज करेगा और
ग्लूकोज यूटिलाइजेशन कम होगी, जिसकी वजह से एड्रीनल डायबिटीज़ होगी। एड्रीनल एंड्रोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, अब इसकी जो रिलीज़ होती है वो एड्रीनल कॉर्टेक्स से ये रिलीज़ होते हैं। इनका जो फंक्शन है, ये जो चाइल्डहुड होती हैं उसके अंदर ये चाइल्डहुड उसमें डेवलपमेंट कराते हैं मेल सेक्स ऑर्गन्स के। इसके अलावा जैसे प्यूबिक एक्सिलरी जो हेयर्स होते हैं फीमेल्स में, उनकी ये ग्रोथ कराते हैं। एक्स्ट्रा एड्रीनल टिश्यूज़, वहाँ जो कुछ एड्रीनल एंड्रोजन्स टेस्टोस्टेरोन के अंदर भी कन्वर्ट होते हैं। एड्रीनल कॉर्टेक डिसऑर्डर्स, एडिसन्स डिजीज। एड्रीनल कॉर्टेक्स, अगर इसके अंदर से जो स्क्रीशन है एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन्स की वो फेल हो जाए तो इसे कहते हैं एडिसन्स डिजीज। अब ये जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, अगर एल्डोस्टेरॉन की डिफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया होगा, जो सोडियम का लेवल है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा हाइपोवोलेमिक शॉक भी हो सकता है और एसिडोसिस भी बॉडी के अंदर हो सकती है। हाइपोवोलेमिक शॉक कहते हैं वॉल्यूम अगर ब्लड का कम हो जाए या उसमें प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाए तो पर्सन हाइपोवोलेमिक शॉक की तरफ जा सकता है। कॉर्टिसोल डिफिशिएंसी, इसकी वजह से ग्लूकोज डिक्रीज हो सकता है, प्रोटीन फैट्स कंसंट्रेशन ये कम हो सकती हैं। अगर कॉर्टिसोल सर्कुलेशन में नहीं होगा तो उसकी वजह से जो नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के लिए और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के लिए वो नहीं होगी, जिसकी वजह से मेलानिन पिगमेंटेशन स्किन एरिया में ज़्यादा होगी। जैसे लिप्स हैं, निपल्स वगैरह हैं, उनमें मेलानिन पिगमेंटेशन इंक्रीज हो जाएगी। प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म, अगर एल्डोस्टेरॉन इसकी स्क्रीशन ज़्यादा हो जाए प्राइमरी डिफेक्ट की वजह से एड्रीनल कॉर्टेक्स में, तो ऐसी कंडीशन को प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म कहते हैं। अगर जूना ग्लोमेरुलस जहाँ से एल्डोस्टेरॉन रिलीज हो रहा है, अगर वहाँ ट्यूमर हो जाएगा तो उसकी वजह से प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म हो सकती है। अब इसकी जो कॉम्प्लिकेशन होंगी तो ये सोडियम आयंस और फ्लूइड, इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी। उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और ब्लड वॉल्यूम, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाएगी। इसके अलावा जो पोटाशियम आयन सिक्रीशन है ये इंक्रीज हो जाएगी। इसकी सिक्रीशन की वजह से, इंक्रीज होने की वजह से बॉडी के अंदर हाइपोकलीमिया होगा। हाइपोकलीमिया जो है ये एक्शन पोटेंशियल को कम कर देगा क्योंकि पोटाशियम का लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से मसल पैरालिसिस हो जाएंगे। सेकेंडरी एल्डोस्टेरोनिज्म, अब जो एल्डोस्टेरॉन है इसकी जो स्क्रीशन है वो इंक्रीज कर जाए किसी सेकेंडरी डिफेक्ट की वजह से, तो ऐसी कंडीशन को सेकेंडरी एल्डोस्टेरोनिज्म कहते हैं। अब ये जो एड्रीनल कॉर्टेक्स के अलावा कहीं और जो इफ़ेक्ट होगा जो जिसकी वजह से एल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगी तो उसे सेकेंडरी डिफेक्ट कहेंगे। अब ये एल्डोस्टेरॉन इसकी सिक्रीशन हाइपोटेंशिया के अंदर इंक्रीज हो जाती है, हाइपोवोलीमिया के अंदर इंक्रीज हो जाती है। हाइपरटेंशन कहते हैं लो ब्लड प्रेशर को, और हाइपोवोलीमिया ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा का लेवल है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा कंजस्टिव हार्ट फेलियर इसके अंदर वो कम हो जाएगी। नेफ्रोसिस, किडनी की अगर कोई डिजीज़ होगी उसमें कम हो जाएगी। लीवर सिरोसिस, लीवर के जो सेल्स हैं वो फाइब्रोसिस हो जाए, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाए तो उसे कहते हैं सिरोसिस ऑफ लीवर। उसके अंदर भी जो सिक्रीशन एल्डोस्टेरॉन की वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी उसके अंदर जो पोटाशियम आयन सिक्रीशन है वो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर सिक्रीशन होगी उसकी, जिसकी वजह से हाइपोकलीमिया हो जाएगा और एक्शन पोटेंशियल कम हो जाएगा। एक्शन पोटेंशियल कम होगा तो उसकी वजह से मसल पैरालिसिस होंगे।
कशिंग सिंड्रोम, अगर कॉर्टिसोल की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाए तो इसको कहते हैं कशिंग सिंड्रोम। अब ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स ट्यूमर है इसकी वजह से कॉर्टिसोल इंक्रीज कर सकता है। इसके अलावा जो एंटीरियर पिट्यूटरी ट्यूमर है जहाँ से ACTH रिलीज होता है, और ACTH कॉर्टिसोल की सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। तो इसकी वजह से जो एबनॉर्मल ट्यूमर होगा, तो ये एब्डोमिनल ट्यूमर होगा, उस वो भी स्टिमुलेट करता है ACTH सिक्रीशन को। ACTH का लेवल जब ब्लड के अंदर इंक्रीज होगा तो फिर कॉर्टिसोल पर ये एक्ट करेगा, कॉर्टिसोल की सिक्रीशन को इंक्रीज करेगा। तो इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें अगर कॉर्टिसोल सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगी तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा। ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस से, और इसके अलावा जो ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन है उससे। अब ये ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज अगर प्रोलोंग होगा तो ऐसी कंडीशन को एड्रीनल डायबिटीज़ कहेंगे। बीटा सेल जो पैंक्रियाज के हैं वो ओवर स्टिमुलेट हो जाएंगे और इंसुलिन ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर इंक्रीज होगी। जब ये इंक्रीज क्वांटिटी के अंदर इंसुलिन की सिक्रीशन करेंगे, ओवर स्टिमुलेट होंगे, तो बीटा सेल्स बर्न्स आउट हो जाएंगे, जिसकी वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकती है। कशिंग सिंड्रोम, इसकी वजह से जो मसल हैं वो भी वीक हो सकते हैं, क्योंकि जो मसल के अंदर प्रोटीन है उनकी मोबिलाइजेशन है वो ज़्यादा क्वांटिटी में कराएंगे। इसके अलावा जो लिम्फाइड टिश्यू है वह जो प्रोटीन की फॉर्मेशन है वो कम होगी, जिसकी वजह से जो क़ुव्वत मुदाफ़त है, इम्यूनिटी है, वो सप्रेस हो जाएगी। अब ये प्रोटीन जो डेपोजिशन बोन के अंदर होते हैं उसको भी कम कराते हैं, जिसकी वजह से ऑस्टियोप्रोसिस होता है। ऑस्टियोप्रोसिस ये कंडीशन है जिसके अंदर जो बोन है वो फ्रेजाइल हो जाती हैं, डेलिकेट हो जाती हैं, उनमें फ्रैक्चर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अब ये बुफेलो टोर्सो भी इसकी वजह से होता है, जिसकी वजह से फैट मोबिलाइजेशन ये जो लोअर एब्डोमेन है वहाँ से ज़्यादा होगी, और जो फैट डिपोजिशन अपर एब्डोमेन थोरैक्स वहाँ इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन को बुफेलो टोर्सो कहते हैं। बुफेलो टोर्सो ये जैसे बुफेलो के अंदर जो फैट्स है या उसका जो मसल मास होता है वो अपर एब्डोमेन और थोरैक्स की तरफ ज़्यादा होता है, इसलिए इसे बुफेलो टोर्सो कहा गया। अब ये जो कशिंग सिंड्रोम है इसकी वजह से जो फेस होगा वो स्वेल सा होगा, मून फेस हो जाएगा। इसके अलावा एक्ने, हिर्सुटिज्म वगैरह, ये एड्रिनल एंड्रोजन जब एक्सेस क्वांटिटी के अंदर रिलीज होंगे तो ये कंडीशन हो सकती है। अब ये जो सोडियम आयन्स है, फ्लूइड है, इनकी रीअब्जॉर्प्शन की वजह से हाइपरटेंशन भी हो सकती है। एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम, अब एड्रीनल एंड्रोजन सिक्रीशन अगर बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाए तो जो सिंड्रोम होगी उसे एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम कहते हैं। अब ये एड्रीनोकॉर्टिकल जो ट्यूमर होता है उसकी वजह से जो एड्रीनल एंड्रोजन्स हैं वो एक्सेस क्वांटिटी के अंदर रिलीज़ करते हैं, हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा रिलीज़ होंगे। अब ये जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी फीमेल्स के अंदर, तो उसके अंदर जो मास्कुलाइन हेयर डिस्ट्रीब्यूशन है बॉडी और इसके अलावा प्यूबिस वो ज़्यादा हो जाएगी, वॉइस होगी वो ज़रा डीप सी हो जाएगी। इसी तरह जो क्लिटोरस है जो फीमेल में होता है वो इनलार्ज हो जाएगा, एक उसकी जो लुक होगी एक पेनिस टाइप हो जाएगी, स्किन थिक हो जाएगी, और जो मसल प्रोटीन्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। मेल्स के अंदर अगर ये सिंड्रोम होगी, अगर प्यूबर्टी से पहले होगी, तो मेल सेक्स जो सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स है वो तेज़ी के साथ डेवलप होंगे, और जो लिबिडो है, सेक्स डिज़ायर है, वो इंक्रीज हो जाएगी। और अगर जो मेल्स हैं ये प्यूबर्टी के बाद अगर ये सिंड्रोम हो जाती है तो उससे विजुअलाइजिंग करेक्टर्स जो हैं जो कि जिसमें अंदर जो डेवलपमेंट होती है मेल फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स की, जैसे मसल बल्क है, बॉडी हेयर है, इसके अलावा डीप वॉइस है, तो ये जैसे टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टिस से रिलीज होते हैं, तो उससे ये इसके जो फंक्शंस हैं वो मिलते जुलते हैं कि उस तरह का ये एक्ट होगा।
एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। इन हार्मोन्स को एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन भी कहा जाता है, और एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन इनको कलेक्टिवली कैटेकोलामाइन कहेंगे। इनकी जो सोर्स ऑफ सिक्रीशन है ये एड्रीनल मेडुला, वहाँ से रिलीज होते हैं। अब ये जो साइनो एट्रियल नोड हार्ट के अंदर होता है, उसकी जो फायरिंग लेवल है उसको इंक्रीज करते हैं। मीन के उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती हैं उसको इंक्रीज करते हैं, जिनकी वजह से हार्ट की जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन और हार्ट रेट है वो इंक्रीज कर देता है। कैटेकोलामाइन से हार्ट का जो रेट है उसको इंक्रीज करते हैं। अब ये जो क्रोनी आर्टरीज होती हैं जो हार्ट के मसल को ब्लड की सप्लाई करती हैं उसको डायलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड की सप्लाई हार्ट के मसल को इंक्रीज हो जाती है। ब्लड सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से न्यूट्रिशनल मटेरियल और ऑक्सीजन वगैरह की सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी, और जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी रिलीज होगा, वो भी रिमूव होगा इन मसल से। अब ये जो हार्ट का मसल है उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड सप्लाई कर रही हैं स्केलेटल मसल को, और उनको वो भी डायलेट हो जाती हैं, जिससे स्केलेटल मसल की जो एक्टिविटी भी है वो इंक्रीज कर जाती है। अब ये जो कैटेकोलामाइन्स हैं ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस और ब्लड प्रेशर इसको इंक्रीज करते हैं। ये स्मॉल आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स जो कि स्किन के ऊपर मौजूद होती हैं उनकी कंस्ट्रिक्शन करके, अब ये इसकी वजह से जो ब्लड की सप्लाई होगी वो जो एक्टिव टिश्यू है जैसे स्केलेटल मसल हो गया, हार्ट, ब्रेन, तो उसमें इंक्रीज हो जाएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, वहाँ जो ब्लड वेसल मौजूद हैं उनके भी कंस्ट्रिक्ट करती हैं, जिसकी वजह से जो सर्कुलेशन में वॉल्यूम है जैसे कार्डिक मसल, स्केलेटल मसल का जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा ये वैजो कंस्ट्रिक्शन करती हैं जो कि जिसकी वजह से ब्लड कोagulation एक्सेलरेट होती है। फियोक्रोमोसाइटोमा, एड्रीनल मेडोला, इसके अंदर ट्यूमर हो जाता है जिसकी वजह से कैटेकोलामाइन्स की जो प्रोडक्शन है, सिक्रीशन है, वो इंक्रीज हो जाती है। ऐसी कंडीशन को फियोक्रोमोसाइटोमा कहते हैं। सिम्टम्स इसके हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें हेडेक हो जाता है, डिजीनेस हो जाती है, इसके अलावा एग्जाइटी हो जाती है। इसी तरह कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उस पे जो इसका एक्सेस कैटेकोलामाइन्स का होता है उसकी वजह से टैकीकार्डिया हो जाता है, हार्ट रेट नॉर्मल से इंक्रीज हो जाता है, पाल्पिटेशन हो जाती है, हार्ट जो बीट कर रहा है वो यानी उसका जो साउंड है वो बाहर से ही पता चलता है, बाहर से ही सुनाई देता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। रेस्पिरेशन पे जो एक्सेस कैटेकोलामाइन्स हैं उसका जो इफ़ेक्ट होता है उसकी वजह से रेस्पिरेशन का डेप्थ, इसकी जो डेप्थ होती है और रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक कैटेकोलामाइन इंक्रीज होने की वजह से नोजिया, वोमिटिंग ये हो सकता है। इसके अलावा जो स्किन पर इफेक्ट होता है वो पेल, कूल और मॉइस्ट हो जाती है। हार्मोन्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस ये पैंक्रियास जो है वह मौजूद होता है। अब इसके जो सेल्स हैं जैसे एक्नी इसके अंदर मौजूद होते हैं, एक्नी से जो डाइजेस्टिव जूस है वो रिलीज होता है। इसके अलावा आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस के जो सेल्स हैं जिनमें अल्फा सेल्स हैं, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, इसके अलावा पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स मौजूद हैं। अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन रिलीज होता है, इससे बीटा सेल्स हैं इंसुलिन रिलीज होती है। इसके अलावा डेल्टा सेल्स है ये सोमैटोस्टेटिन की प्रोडक्शन करते हैं, सिक्रीशन करते हैं, और इसके अलावा पीपी सेल्स हैं ये पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड रिलीज करते हैं। इंसुलिन ये इसकी जो नेचर होती है प्रोटीन होती है, बीटा सेल्स जो पैंक्रियास के हैं वहाँ से ये रिलीज होता है। अब इसका जो एक्शन होता है वो जो डीएनए इसकी जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको प्रमोट करता है, जिसकी वजह से एमआरएनए बनता है। एमआरएनए ज़्यादा बनने की वजह से जो न्यू प्रोटीन है वो राइबोसोम्स में ज़्यादा बनेंगे। इसके अलावा प्रोटीन इसकी कैटाबॉलिज्म करता है,
इसकी जो कैटाबॉलिज्म है उसको रोकता है प्रोटीन की, जिसकी वजह से प्रोटीन ब्रेक डाउन नहीं होती। इसके अलावा ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है अमाइनो एसिड से, उसको भी रोकता है। जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज की जो फॉर्मेशन होती है अमाइनो एसिड से जो फॉर्मेशन होगी उसको ये इनहिबिट करेगा इंसुलिन। इसके अलावा जो प्रोटीन फॉर्मेशन है उसको प्रमोट करता है। अब ये जो एंजाइम होता है एसिटाइलेस को एक कार्बोक्सिलेज उसको एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से जो एक्सेस ग्लूकोज होती है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होती है, और फैटी एसिड जो है उससे ट्राइग्लिसराइड बनता है और एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर हो जाता है। इंसुलिन ग्लूकोकाइनेज को एक्टिवेट करता है जो कि फास्फोराइलेट करता है ग्लूकोज को, और इसको सेल्स के अंदर इंटर कराता है, सेल के अंदर ये ट्रैप होता है। ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को प्रमोट करता है, और ये एक्सेस जो ग्लूकोज होता है उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, और ग्लाइकोजन जो है इसकी जो सिंथेसिस है उसको प्रमोट करता है ग्लाइकोजन सिंथेटेज एंजाइम को एक्टिवेट करके। Glucose utilization by muscles. During most of the day, muscle utilize fatty acids for energy because resting muscle membrane is impermeable to glucose. अब ये जो रेस्टिंग स्टेज होती है तो उसके अंदर जो ये ग्लूकोज इम्परमिएबल होता है रेस्टिंग कंडीशन में, तो इस वजह से जो फैटी एसिड्स हैं ये एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए यूटिलाइज होते हैं। लेकिन एक्सरसाइज के अंदर इसके अंदर जो ये मेम्ब्रेन है ये ग्लूकोज के लिए परमेबल हो जाती है और ग्लूकोज इंटर हो जाता है। इसी तरह जो मील्स के कुछ घंटे तक जो इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज की जो एंट्री है मसल फाइबर में वो इन्हांस होती है। अब ये जो ग्लूकोज होता है ये मसल्स के अंदर एज ए ग्लाइकोजन भी डिपॉजिट होता है। ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय ब्रेन। ब्रेन ग्लूकोज को यूज़ करते हैं एनर्जी यूटिलाइजेशन, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, और जो ब्रेन सेल्स होते हैं उसको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती इसके एब्जॉर्प्शन के लिए ग्लूकोज की। ग्लूकागॉन ये प्रोटीन नेचर का होता है जो पैंक्रियाज के अल्फा सेल्स है वहाँ से रिलीज़ होता है। अब ये एंटागोनिस्ट हार्मोन है इंसुलिन के, जो इंसुलिन का इफ़ेक्ट होगा उसके एंटी इफ़ेक्ट ग्लूकागॉन का होगा। इंसुलिन अगर ब्लड ग्लूकोज को कम कर रहा है, उसको अब्जॉर्ब करवा रहा है, तो ये ग्लूकोज को ब्लड के अंदर इंक्रीज कराएगा। इट शोज हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट बाय प्रमोटिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन लीवर। जो ग्लूकोज है उसकी जो फॉर्मेशन है नॉन कार्बोहाइड्रेट से उसको इन्हेंस करता है, प्रमोट करता है। इसके अलावा जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है ग्लाइकोजन के ब्रेक डाउन करता है लीवर के अंदर। तो इन दोनों वजूहत की वजह से जो ग्लूकोज लेवल है वो ब्लड के अंदर इंक्रीज होगा, तो ऐसी कंडीशन को हाइपरग्लाइसीमिक इफेक्ट कहते हैं या हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। एडिपोज टिश्यू है तो वहाँ पे ये जो लाइपेज एडिपोज सेल लाइपेज है उसको एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से फैटी एसिड मोबिलाइज होते हैं। अब ये जो ट्राइग्लिसराइड है लीवर के अंदर उसको ये इनहिबिट करता है, उसको जो स्टोर होती है उसकी स्टोरेज होती है उसको ये रोकता है, और ये फ्री फैटी एसिड्स है इसको यूटिलाइज करवाता है ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो। इसके अलावा जो हार्ट की जो स्ट्रेंथ है और बाइल सिक्रीशन है उसको ये इंक्रीज करता है। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इसको ग्लूकागॉन इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक एसिड की रिलीज को। सोमैटोस्टेटिन ये पैंक्रियाज के डेल्टा सेल से रिलीज होता है। अब ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन इसकी सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। इसके अलावा जो स्टोमिक डुडीनम गॉल ब्लैडर इसकी जो मोटिलिटी है उसको ये डिक्रीज करता है। जीआईटी सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन उसको कम करता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड चीफ सेल और ऑक्सीफिल सेल्स इस पर ये मुश्तमिल होता है। अब ये पैराथायरॉयड ग्लैंड ये जो चीफ सेल्स हैं यहाँ से पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ होगा, ऑक्सीफिल सेल्स हैं तो लिटिल पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ होता है। तो सबसे ज़्यादा जो इसके जो चीफ सेल्स हैं वहाँ से पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ होता है।
अब ये जो पैराथायराइड हार्मोन होता है, ये कैल्शियम आयंस, इनकी जो ब्लड के अंदर क्वांटिटी है, कंसंट्रेशन है, उसको इंक्रीज़ कराता है, बॉन से एब्जॉर्प्शन करता है। और इसके अलावा जो किडनीज़ है, तो वहाँ से जो कैल्शियम की सिक्रीशन है उसको कम करके ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ करता है। इसी तरह ये ब्लड का जो फास्फोरस आयन लेवल है उसको उसको भी ये कम करता है। बॉन के अंदर जो है ये उसकी एब्जॉर्प्शन फास्फोरस की ज़्यादा कराता है। और इसके अलावा ये जो किडनी है उसके अंदर जो सिक्रीशन होती है फास्फोरस की, उसको भी ये इंक्रीज़ करता है। अब ये जो किडनीज़ हैं उनके अंदर जो डिस्टल ट्यूबुल्स होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट होती हैं, वहाँ से कैल्शियम आयन को पैराथायराइड हार्मोन ये इसकी जो एब्जॉर्प्शन है उसको इंक्रीज़ कराता है। इसी तरह जो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल है, तो वहाँ से जो रीअब्जॉर्प्शन फास्फोरस की होती है, तो उसको भी ये पैराथायराइड हार्मोन कम कराता है। इसके अलावा 25 डाईहाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल को ये 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट करता है। और 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल ये जो कैल्शियम और फास्फोरस जो आयन होते हैं इंटेस्टाइन में, जैसे वो फूड वगैरह में इनटेक किए जाते हैं, तो ये उसकी एब्जॉर्प्शन कराता है। कैल्शियम आयन इसकी जो सिक्रीशन है ब्रेस्ट मिल्क में, उसको ये पैराथायराइड हार्मोन कम कराता है। कैल्सिटोनिन ये पैराफोलिकुलर सेल जो थायराइड ग्लैंड के होते हैं वहाँ से ये रिलीज़ होता है। कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को ब्लड में ये कम करता है। कैल्शियम आयन की एब्जॉर्प्शन डिस्टल ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट में उसकी जो एब्जॉर्प्शन है किडनीज के अंदर जो होती है उसको भी ये कम करता है, जिसकी वजह से कैल्शियम आयन्स यूरिन के अंदर लॉस होता है। कैल्शियम आयन की जो एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन के अंदर होती है उसको भी ये कम करता है, जिसकी वजह से फीसिस के अंदर कैल्शियम आयन लॉस होता है। इसके अलावा जो ऑस्टियोक्लास्ट है उसकी जो फॉर्मेशन होती है उसको भी कम करता है। ऑस्टियोक्लास्ट कम होने की वजह से जो रीमॉडलिंग बोन की होती है, बोन की जो फॉर्मेशन होती है, या जब ये ब्रेक डाउन हो जाए तो उसमें जो इसकी रीमॉडलिंग होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, पैराथायराइड हार्मोन अगर कम क्वांटिटी में इसकी सिक्रीशन हो तो ऐसी कंडीशन को हाइपोपैराथायरॉयडिज्म कहते हैं। इसकी जो काजेज़ हैं उसके अंदर जो अगर पैराथायराइड ग्लैंड उसको अगर रिमूव कर दिया जाए उसकी, या उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाए। इसके अलावा पैराथायराइड ग्लैंड इसकी जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट फॉर्मेशन ना हो, माल फॉर्मेशन हो, या पैराथायराइड ग्लैंड किसी ऑटोइम्यून एंटीबॉडीज़ की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाए, या किसी इन्फेक्शंस की वजह से पैराथायराइड ग्लैंड उसकी जो सिक्रीशन है वो कम हो जाए, तो ये सारी काजेज़ हैं जिनकी वजह से हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो जाता है। अब ये अगर हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होगा तो उसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, जिसकी वजह से टेटनी हो जाएगा। टेटनी ये कहते हैं कि जैसे मसल में कोई अकड़ाव वगैरह आ जाता है, जैसे वो मूवमेंट किसी मसल की करते हैं, स्केलेटल मसल की, तो वापस वो अपनी जगह पे नहीं आता, यानी अपनी विल से नहीं आता। तो अगर कैल्शियम की डिफिशिएंसी होती है तो ऐसी कंडीशन को टेटनी कहते हैं। इसके अलावा ये हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की वजह से फास्फेट का जो लेवल है ब्लड के अंदर वो भी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इसके अलावा जो लरिंजियल मसल है उसके अंदर स्पान प्रोड्यूस होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन है उसके अंदर भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की हैं। हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, अगर पैराथायरॉयड हार्मोन इसकी जो सिक्रीशन है वो इंक्रीज़ हो जाए तो ऐसी कंडीशन को हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कहते हैं। तो प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म, अगर कोई प्राइमरी डिफेक्ट की वजह से पैराथायरॉयड ग्लैंड में सिक्रीशन इंक्रीज़ हो जाए उसे प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कहते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स अगर ट्यूमर हो जाए तो उसकी वजह से ये होगा। इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो उसकी वजह से रीनल कैल्कुलाई बन जाता है। रीनल कैल्कुलाई किडनी स्टोन्स को कहते हैं। किडनी स्टोन के बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा पैराथायरॉयड पॉइजनिंग या फिर मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन वगैरह हो सकती है। मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन कहती हैं कि कैल्शियम की डिफरेंट बॉडी के टिश्यूज़ ऑर्गन्स के अंदर जो डिपोजिशन होती है उसे कहते हैं मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन।
इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, बोन्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं, उनके अंदर जो मिनरल डेपोजिशन है वो कम हो जाती है, फ्रैक्चर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इसके अलावा ये हाइपर कैल्सीमिया इसकी वजह से हो सकता है, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो सकता है, भूख जो है वो कम लगेगी, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, जैसे स्टोमिक जो है उसके अंदर किसी किस्म का बाउंड हो गया। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, मस्कुलर वीकनेस। इसी तरह जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इनके अंदर यानी इनकी डिप्रेशन हो सकती है, प्रॉपर हो सकता है कि प्रॉपर वर्क ना करें। सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म के पैराथायराइड ग्लैंड के आउटसाइड पे किसी किस्म की डिफेक्ट की वजह से जब इसकी सिक्रीशन इंक्रीज होती है तो उसे सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म कहते हैं। अगर पैराथायराइड ग्लैंड उसके अंदर हाइपरप्लेजिया हो जाए, अगर कैल्शियम आयंस लो हो तो उसकी वजह से भी ये सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म हो जाता है। अब इसकी जो काजेज़ हैं उसमें जैसे कैल्शियम लेवल अगर डाइट में कम हो, प्रेगनेंसी हो, लैक्टेशन हो, इसके अलावा रिकेट्स जो है उसकी कंडीशन हो जाए, ऑस्टियोमलेशिया हो जाए, तो इन सारी कंडीशन के अंदर सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म हो सकता है। अब इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म की हैं वैसी हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा सवेयर नहीं होती। रिकेट्स की जो कंडीशन होती है इसके अंदर ये विटामिन डी इसकी डिफिशिएंसी हो जाती है, बोन जो है वो सॉफ्ट हो जाती हैं। इसके अलावा जो ऑस्टियोमलेशिया होता है इसमें विटामिन डी या कैल्शियम वगैरह की डिफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से बोन के जो फ्रैक्चर है वो उसके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं।